सभी को नमस्कार। आज की सोशलॉजी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। सामाजिक संस्थाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस आज का हमारा टॉपिक है। आइए देखते हैं। पहला हमारा इसमें विषय है सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसको समझेंगे कैसे। सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। ये इसकी प्रकारवादी एक परिभाषा है जो कि बहुत मुख्य है। सामाजिक संस्थाएं राज्य की भांति विस्तृत परिवार अथवा लघु परिवार की भांति दोनों प्रकार की हो सकती हैं। प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जिनमें मानी जाती हैं वो हैं जैसे कि विवाह, परिवार व नातेदारी, धर्म, राजनीति, शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था। तो ये हमारे कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। जैसे विवाह एक संस्था हो गई, परिवार हो गया, नातेदारी हो गई, धर्म हो गई, राजनीति हो गई। इस प्रकार से सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होती हैं और यह मुख्यतः दो प्रकार से इनको विभाजित किया गया है, एक औपचारिक संस्थाएं और एक अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं। औपचारिक सामाजिक संस्था के उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि कानून या शिक्षा, ठीक है, न्याय व्यवस्था। ये सारी जो संस्थाएं हैं सभी औपचारिक व्यवस्थाएं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा निर्मित की गई हैं। अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं में आपका उदाहरण है जैसे कि परिवार, धर्म, जातिगत समूह, ये सभी आपके आते हैं अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं में। सामाजिक संस्थाओं का प्रकारवादी एवं संघर्षवादी दृष्टिकोण, दोनों का अपना एक अलग अलग विचार है। इसको लेकर के समझते हैं। एक प्रकारवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को आस्थाओं, सामाजिक मानकों, मूल्यों और समाज की अनिवार्यताओं की पूर्ति निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। एक प्रकार से प्रकारवादी जो दृष्टिकोण होता है वो समाज को एक सकारात्मक रूप में देखती है, जिसके कारण समाज की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। जबकि एक संघर्षवादी दृष्टि जो है वो मान्यता यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थान प्राप्त है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी या शैक्षणिक समाज के प्रभावशाली अनुभागों की, भले ही वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, के पक्ष में संचालित होती है। इसमें अधिकतर ये देखा गया है कि किसी भी संस्था को वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक ऐसा वर्ग जो कि उस संस्था को चलाता है और एक ऐसा वर्ग जो उस संस्था के अंदर कार्य करता रहता है। तो इसीलिए इसको संघर्षवादी दृष्टिकोण कहा गया है। अब थोड़ा सा परिवार के बारे में समझते हैं। फैमिली, परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित होती है। यानी कि परिवार एक मूल इकाई है जिसका संबंध बाकी की जितनी भी संस्थाएं सामाजिक होती है उन सबके साथ में इसका संबंध होता है। प्रकारवादियों के अनुसार परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है तथा घर का जो दूसरा सदस्य वो घर या परिवार को संभालता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अधिकतर परिवारों के अंदर पुरुष जो है वो बाहर जाकर के अर्निंग करते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो घर पर परिवार का पालन करती हैं। जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्यों का प्रबंध भी करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। कई स्थितियों में ये देखा गया है कि परिवार का मुखिया जो है वो महिला हो जाती है। वो उन स्थितियों में अधिकतर देखा गया है जहाँ पर पुरुष या तो बाहर किसी कार्य के लिए चले गए हैं या फिर जिन परिवारों में पुरुष प्रधान नहीं है। परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन भी होता है। जैसे कि हम समझते हैं, इसको हमने 3 विभागों में बांटा है, जैसे कि मातृस्थानिक और पितृस्थानिक परिवार। कि जो नव दंपत्ति है वो यदि माता के घर में जाकर के रहती है तो वो मातृस्थानिक हो जाती है और यदि वो पिता के घर में जाकर के रहती है तो वो पितृस्थानिक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे अधिकतर घरों में हम देखते हैं कि जो नव दंपत्ति है वो पिता के घर में जाकर के रहते हैं। मातृतंत्रात्मक एवं पितृतंत्रात्मक परिवार। तंत्र का अर्थ यहाँ पे सिस्टम से होता है, यानी कि जो सिस्टम है उसकी बागडोर या तो माता के हाथ में होती है या तो पिता के हाथ में होती है। तो जो पितृतंत्रात्मक होते हैं उसमें जो परिवार की संरचना में अधिकार और प्रभाव जो होता है वो पुरुषों के पास होते हैं, जबकि मातृतंत्रात्मक परिवारों के अंदर निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। मातृवंशीय तथा पितृवंशीय परिवार, जिन परिवारों की वंश परंपरा माता के वंश के अनुसार चलती है वो मातृवंशीय परिवार कहे जाते हैं तथा जिनकी परंपरा पिता के वंश के अनुसार चलती है उन्हें पितृवंशीय परिवार कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा विवाह के रूप। तो विवाह के रूप को देखा गया, वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संबंध में विवाह 2 प्रकार से होते हैं, एक विवाह तथा बहुविवाह। एक विवाह प्रथा जो है वो व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी और भी पुरुष या स्त्री के साथ में संबंध नहीं रख सकते हैं। जबकि बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है
और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा हो सकती है या फिर बहुपति प्रथा हो सकती है। बहुपत्नी प्रथा में एक पति और कई पत्नियां हो सकती हैं, और जबकि बहुपति प्रथा में एक पत्नी और कई पति हो सकते हैं। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह को यहाँ पे समझा जाता है कि किसी एक वर्ग के अंदर ही जब विवाह होता है तो वो अंतर्विवाह कहा जाता है। जैसे हम भारत में जातिगत विवाह पद्धति को देखते हैं कि जो जाति के अंदर जो विवाह होते हैं वो उसी जाति के अंदर ही होते हैं, तो उसको अंतर्विवाह कहा जाता है। जबकि अगर वो बाहर होते हैं विवाह, यानी एक जाति का विवाह दूसरी जाति के व्यक्ति से हो जाता है, तो वो बहिर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह में व्यक्ति अर्थात जाति सांस्कृतिक समूह अपने ही विवाह में करता है। बाहर विवाह में व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे कि जाति, गोत्र और प्रजाति या नस्ल भी लिया जा सकता है। धार्मिक समूह भी इसमें हो सकते हैं। परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करने की बुनियादी संकल्पना। तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो हमको समझ में आने चाहिए, इसको देखते हैं। परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से संबंधित लोगों का वह वर्ग है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। इसको हम परिवार के रूप में समझ सकते हैं। नातेदारी क्या होती है? नातेदारी बंधन व्यक्तियों के मध्य बंधन है जो या तो विवाह के माध्यम से या तो वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों, माता पिता, भाई बहन, संतान आदि को जोड़ते हैं। इसमें एक विवाह संस्था आती है, तो विवाह को दो वयस्क पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति व अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो संबंध अधिकतर जो लोगों के बीच में है वो दो तरीके से हो रहे हैं, एक विवाह के माध्यम से और एक वंश परंपरा के माध्यम से। तो रक्त के माध्यम से जो बने नातेदार होते हैं उनको समरक्त नातेदार कहा जाता है, जबकि विवाह के जरिए जो नातेदार बने हैं उनको वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। तो आज का हमारा विषय इतना ही था, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। इसका अगला भाग जो है अगली वीडियो में आएगा। अपने नोट्स बनाते रहें और चैनल की वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।